मेघा और खुशी दोनों ही शॉपिंग मॉल में जाती है। डमी में लगे एक खूबसूरत पिंक लहंगा पर दोनों की नजर पड़ती है और इत्तेफाक से दोनों को एक ही लहंगा पसंद आ जाता है। भैया वो पिंक लहंगा है ना, जरा निकालना। इतने में ही खुशी भी काउंटर पर आ जाती है और कहती है, भैया उस पिंक लहंगे का दाम बताना। मैडम ये लहंगा एक ही पीस है, इस मैडम ने पहले ही मुझसे निकालने को बोला है। दुकानदार लहंगा निकालता है और खुशी तुरंत उसे अपने हाथों में ले लेती है। इतना खूबसूरत और यूनिक लहंगा है। इतने लहंगे देखे मैंने, लेकिन इस टाइप का अभी तक नहीं मिला मुझे। इतना अच्छा कलर कॉम्बो है, भैया इसे झटपट पैक कर दो। ओ हेलो मैडम, ये मैंने पहले ही पसंद कर रखा है, ये मेरा है। तुमने अभी तक फाइनल नहीं किया था, जिसने पहले फाइनल किया ये उसका। दोनों में बहस चालू हो जाती है और ये देखकर दुकानदार परेशान होकर दोनों का मुंह देखने लगता है। इतने में ही रीना, जो कि उन दोनों को जानती है, वहां आ जाती है और दोनों को लड़ता देख कहती है, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह एक लहंगे के लिए लड़ रही हो? एक काम करो, आधे आधे पैसे दोनों इसको दे दो और दोनों इसे मिलकर लेना। वो कैसे पॉसिबल है? हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, खुशी ये मेघा है और मेघा ये खुशी है। अब जान पहचान हो गई ना। मेघा और खुशी दोनों एक दूसरे से बातें करती है और नंबर एक्सचेंज करके दोस्ती कर लेती है। रीना सही कह रही थी, एक लहंगे की ही तो बात थी। दोनों हंसती हुई अपने अपने घर चली जाती है। शाम को जब मोहित घर आता है तब मेघा उसे सब कुछ बताती है और व्हाट्सएप पर खुशी की फोटो भी दिखाती है। खुशी की तस्वीर देखकर मोहित की बोलती बंद हो जाती है और लड़खड़ाते हुए मोहित कहता है, अच्छा तो क्या तुमने एक लहंगे के लिए इससे दोस्ती कर ली? मुझे ठीक नहीं लग रही है। खैर छोड़ो, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गरम गरम अभी लगाती हूँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए। मेघा रसोई में चली जाती है और मोहित खुद से कहता है, क्या भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। अब क्या मारने का इरादा है? पूरी दुनिया में इसे अपनी सौतन ही मिली थी लहंगा बांटने के लिए। इधर दिन बीतने लगते हैं और इस बात से अनजान कि दोनों एक दूसरे की सौतने हैं, मेघा और खुशी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक साथ घूमना फिरना, मूवी देखना, ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में स्पेंड करने लगती है। एक रोज खुशी और मोहित शाम में जब पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तब खुशी मोहित से कहती है, यार हमें कल शादी में जाना है, तुम मेघा के घर से वो पिंक लहंगा ला दोगे रात को? मुझे टाइम नहीं है जाने का। अगली सुबह जब मोहित ऑफिस के लिए निकलने लगता है तब खुशी कहती है, याद है ना शाम में लहंगा लाना है? अब हाँ मुझे सब याद है। मोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में बस उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, किसी भी तरह मुझे लहंगा लाकर ही देना होगा, नहीं तो मेरा राज इन दोनों के सामने खुलने से कोई नहीं रोक सकता है। पता नहीं उस दिन क्या होगा जिस दिन इन दोनों को ये पता चलेगा कि लहंगा ही नहीं, वो दोनों अपना पति भी बांट रही हैं। शाम को मोहित एक मॉल से बहुत सुंदर एक जैसे 2 लहंगा खरीदता है। एक लहंगा वो मेघा को देता है। आज अचानक इतनी जल्दी और ये लहंगा? हाँ मुझे पसंद आ गया था तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब तुम्हें बांटकर लहंगा नहीं पहनना होगा। वैसे ये बहुत सुंदर है, मेरे पिंक लहंगे से भी कई ज्यादा। तभी मोहित बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और खुशी को जाकर दूसरा लहंगा दे देता है। लहंगा देखकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और झटपट तैयार हो जाती है। क्या लहंगा है! ये लहंगा देखकर मेघा मुझे मांगने से नहीं रुकेगी। थैंक यू हबी। तभी धीरे से मोहित कहता है, इतना कुछ किया इन दोनों सौतनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं। अब क्या करूं मैं? आजकल मैं देख रही हूँ तुम अपने आप से ही बातें करते रहते हो, मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। तुम भी ना, कैसी गड़बड़ होगी? चलो चलो शादी के लिए चलना है ना, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है। दोनों शादी में चले जाते हैं और अगले दिन खुशी मेघा के घर उससे मिलने जाती है और उसके कमरे में लहंगा पड़ा देख उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो वही लहंगा है जो मुझे मोहित ने लाकर दिया है। ये इसके पास कैसे आया? मेघा ये लहंगा, ये तो मुझे मेरे पति ने कल ही गिफ्ट किया है ना डिजाइनर? इनकी पसंद लाखों में एक है। सेम टू सेम लहंगा मुझे भी मेरे हस्बैंड ने लाकर दिया है। ये एक इत्तेफाक है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। खुशी के दिमाग में शक घर कर लेता है और वो सच पता लगाने के लिए अगले दिन अपने घर के टेरेस पर डिनर अरेंज करके और मेघा को इनवाइट करती है और मोहित से ये बातें छुपा लेती है।
मेघा और खुशी दोनों एक ही जैसा लहंगा पहनती है। शाम को जब मोहित घर आता है तब अपना घर सजा देखकर सोचता है, आज कुछ है क्या? ये खुशी भी ना आज भी कोई ना कोई सरप्राइज दे रही होगी मुझे। मोहित अपने टेरेस पे जाता है। पीछे से मेघा को लहंगे में देख वो उसे खुशी समझ लेता है। डार्लिंग, ये लहंगा पहनने की क्या जरूरत है? जैसे ही मेघा पलटती है मोहित के होश उड़ जाते हैं। इतने में ही खुशी भी वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ खुशी, तुमने मेरे हस्बैंड को भी यहाँ बुला लिया, वरना आजकल काम के चक्कर में ये मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। क्या? He is my husband। क्या? मुझे माफ कर दो तुम दोनों। आपने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसा करोगे? I hate you। मेरी पूरी बात तो सुन लो। दोनों गुस्से में चली जाती हैं। मोहित टेरेस के किनारे खड़ा रहता है और सदमे से उसका पैर फिसल जाता है। मोहित चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ, मुझे बचाओ। मेघा, खुशी, अगर मैं गिर गया तो तुम दोनों विधवा हो जाओगी। कैसी किस्मत है मेरी, दो बीवियां होते हुए भी मेरी ये हालत है। अरे बचाओ। मोहित की आवाज सुनकर दोनों भागी चली आती है। मेघा अपना दुपट्टा तो खुशी अपना हाथ देती है। इसे पकड़ लो, मैं आपको मरने कैसे दे सकती हूँ जी। मेरे हाथ पकड़ो, अपने जिगर के टुकड़े को मैं कैसे कुछ होने दूंगी। दोनों मिलकर मोहित को ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। तुम दोनों बिना मैं अधूरा हूँ, तुम संग पूरा हूँ। लहंगे की तरह मुझे भी बांट लो ना। दोनों हंसते हुए मोहित के गले लग जाती है। कपूर टीवी। जल परी बनी बहू। मारो मारो मारो, आज तो ऐसे मार ही डालो। हाँ मार दो ऐसे। मारो मारो मारो। डूब मरी कुएं में, अब तो इसकी लाश ही पानी पर तैरती नजर आएगी। आओ अब गांव लौट चलें। अरे कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? कहीं डूब तो नहीं गई? रोशन ये कह ही रहा होता है कि तभी वह लड़की पानी के ऊपर आ जाती है। उसे जिंदा देखकर रोशन की जान में जान आती है और वो कहता है, शुक्र भगवान का तुम जिंदा हो, मैं तो डर ही गया था। आओ तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। यह कहकर रोशन कुएं में रस्सी डाल देता है और लड़की रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आती है। फिर रोशन उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये गांव वाले तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? मैं एक अनाथ हूँ और इसीलिए इधर उधर भटकती रहती हूँ। ये गांव वाले मुझे डायन समझकर परेशान करते हैं। यह कहकर लड़की रोने लगती है और रोशन को उस पर तरस आ जाता है। वो लड़की से कहता है, तुम्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम डायन हो सकती हो। तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लगती हो। पर ये गांव वाले इस बात को नहीं समझते हैं ना। उनकी बातें छोड़ो, देखो अगर तुम अनाथ हो तो मेरे गांव चलकर मेरे घर में रह सकती हो। घर में मेरी माँ भी है, बोलो चलोगी? हाँ हाँ चलूंगी। लड़की के यह कहने पर रोशन उसे अपने गांव में ले आता है। लड़की को देखते ही रोशन की माँ कहती है, लड़की तो लाखों में एक है। क्या नाम है बेटी तेरा? मेरा नाम रूपा है माँ जी। बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारे जैसी रूपवती का यही नाम होना चाहिए। तभी रोशन अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहता है, अरे माँ, ये अनाथ लड़की है, अब हमारे घर पर ही रहेगी। तूने ये क्या किया बेटा? अजनबी जवान और खूबसूरत लड़की को हम घर में रखेंगे तो जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे? फिर अब मैं क्या करूँ माँ? अरे अब तू कुछ मत कर, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बेटा। अब इस अनाथ को ठोकरे खाने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते ना। सरिता रूपा को लेकर कई दिनों तक बहुत सोच विचार करती है और फिर अंत में रोशन के साथ उसकी शादी करवा देती है। एक दिन रूपा रसोई घर में चाय बना रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है। अब तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके पानी में जाना होगा। यह कहकर रूपा नदी की तरफ भाग लेती है। अरे ये एकाएक बहू को क्या हो गया? देख तो कहाँ भागी जा रही है। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ माँ। यह कहकर रोशन भी उसके पीछे पीछे भागता है। रूपा भागते हुए सीधे नदी में कूद जाती है। रूपा, रूपा, जल्दी से पानी से बाहर आओ। खुद आ जाओगी या मुझे ही नदी में कूदना पड़ेगा? रोशन के ये कहने पर कुछ देर बाद रूपा खुद ही नदी से बाहर आ जाती है। रूपा, तुम पागलों की तरह भाग भाग कर नदी में क्यों कूद जाती हो? मुझसे या मेरी माँ से तो कोई भूल नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, आप दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए घर चलते हैं।
अगले दिन रोशन और रूपा हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से रूपा का दम घुटने लगता है। सांस नहीं ली जा रही है। क्या हुआ रूपा? कुछ तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास लेकर चलूं? नहीं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे जल्दी से पानी में जाना पड़ेगा। यह कहकर रूपा नदी की तरफ भाग लेती है और फिर रोशन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। पता नहीं कब तक भागना पड़ेगा इसके पीछे। रूपा भागते भागते नदी में कूद जाती है और तभी रोशन भी वहां पर पहुंच जाता है। रूपा कुछ देर बाद पानी के अंदर रहकर नदी से बाहर आ जाती है। रूपा, तुम बार बार नदी में नहाने के लिए बेचैन क्यों उठती हो? कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर है। बताओ रूपा, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? रोशन की ये बात सुनकर रूपा कहती है, क्या मेरी इस मजबूरी को जानना जरूरी है आपको? हाँ, बहुत जरूरी है रूपा, तभी तो पूछ रहा हूँ। यह सुनकर रूपा कहती है, अगर यही बात है तो सुनिए, मैं एक जलपरी हूँ। मुझे सांस लेने के लिए 24 घंटों में एक बार पानी में जरूर आना पड़ता है। अगर ना हूँ तो दम घुटने लगता है। यह सच जानकर रोशन कुछ देर के लिए हैरानी में पड़ जाता है। क्या हुआ? मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत होने लगी ना? क्या अब आप भी मुझे छोड़ देंगे? तुम्हें तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूं और मरकर भी नफरत ना करूं। चलो अब घर चले, माँ परेशान हो रही होगी। उस दिन के बाद रोशन रूपा को नदी में जाने से नहीं रोकता। रूपा रोज ही नदी में नहाने जाती है और फिर इसी दौरान मोंटी नाम का एक मनचला उसके पीछे पड़ जाता है। कसम पैदा करने वाले की, भाभी तुम तो गुलाब की कोमल कली हो। नदी में नहाकर तो और भी ताज़ा लगती हो। देखो मोंटी, मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। कसम पैदा करने वाले की, दूर रहने की बात मत करो भाभी। हम तो तुम्हें साथ लेकर नदी में डूबने की तमन्ना रखते हैं। मोंटी की बात सुनकर उसके साथी हंसते हुए कहते हैं, अरे मान जाओ भाभी, मान जाओ। इसका मन रखने के लिए ही इसके साथ नदी में 2 डुबकियां लगा लो। चुप करो बदमाशों, मुझे जाने दो। कसम पैदा करने वाले की भाभी, जाना है तो शौक से जाओ, पर इतना याद रखना कि तेरे साथ नदी में नहाने की तमन्ना तो एक दिन मैं जरूर पूरी करूंगा। कुछ दिन बाद एक रात रूपा और रोशन सोए हुए होते हैं कि अचानक ही रूपा की सांस रुकने लगती है। सांस लेना तो मुश्किल हो रहा है। लगता है अभी के अभी नदी पर जाना होगा, वरना मर जाऊंगी मैं। यह कहकर रूपा रात में ही नदी की तरफ भागने लगती है और भागते भागते नदी में कूद जाती है। वो कुछ देर पानी में रहकर नदी से बाहर आती है तो मोंटी और उसके दोस्त उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। कसम पैदा करने वाले की भाभी, आज तो तुझे हमारे साथ नहाना ही पड़ेगा। इतनी रात में चीखो चीखो चिल्लाओगी तो भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे घर जाने दो मोंटी, मेरा पति मेरी राह देख रहा होगा, प्लीज। कसम पैदा करने वाले की, तेरे बहाने आज नहीं चलेंगे। अब तो वही होगा जो ये मोंटी चाहेगा। यह कहकर मोंटी रूपा को जबरन अपनी बाहों में उठा लेता है। बोलो, अब क्या कर लोगी? उस्ताद, अब खड़े मत रहो, जल्दी से नदी में कूद जाओ। यह सुनते ही मोंटी रूपा को लेकर नदी में कूद जाता है और फिर अचानक ही रूपा पानी में कहीं गायब हो जाती है। कसम पैदा करने वाले की, भाभी तो कहीं गायब हो गई। कहीं डूब वूब तो नहीं गई उस्ताद? मोंटी का साथी ये कह ही रहा होता है कि तभी रूपा पानी के ऊपर आ जाती है। लो, आ गए उस्ताद। लगता है तैरने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। मैं अब भी कहती हूँ कि मुझे जाने दो। मोंटी, मुझसे छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है तुम्हें। कसम पैदा करने वाले की, जितनी महंगी पड़ती है पड़ जाए, आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। यह कहकर मोंटी रूपा को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पानी की गहराई में उतर जाती है और फिर एकाएक मोंटी पानी के नीचे जाने लगता है। कसम पैदा करने वाले की, कोई मुझे पानी से नीचे खींच रहा है, जल्दी से कुछ करो। फिर देखते ही देखते मोंटी भी गायब हो जाता है और यह देखकर उसके साथी चिल्लाने लगते हैं, उस्ताद, मोंटी उस्ताद, कहाँ खो गए उस्ताद? कुछ देर बाद रूपा तो नदी से बाहर आ जाती है, मगर मोंटी नदी के अंदर ही रह जाता है। अगले दिन मोंटी की लाश पानी में तैरती हुई मिलती है और यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। मोंटी के साथी सरपंच से कहते हैं, हमारे उस्ताद को सरिता की बहू रूपा ने नदी में डुबाकर मारा है सरपंच जी।
वो आधी रात को नदी में नहाने गई थी। उसने हमारी आंखों के सामने मोंटी को नदी में डुबोया था। उनकी बात सुनकर सरपंच कुछ गांव वालों को साथ लेकर सरिता के घर जाता है। तुम्हारी बहू ने मोंटी को नदी में डुबोकर मार डाला है सरिता भाभी, अब वो इस गांव में नहीं रह सकती। यह सुनकर सरिता चौंक जाती है और सरपंच से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? भला मेरी बहू रात को नदी पर क्या करने जाएगी? वो नदी में नहाने गई थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। तभी रूपा वहां आकर सरपंच को सारी असलियत बता देती है और असलियत सामने आने पर सरपंच कहता है, अच्छा ही हुआ बदमाश मर गया, उसे बहू के साथ जबरदस्ती करने का सही फल मिला। मगर सरिता भाभी, अपनी बहू से कह दो कि गैर वक्त नदी पर भूलकर भी ना जाए। यह कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और सरिता आग बबूला होकर रूपा से कहती है, बता, तू बार बार नदी में नहाने क्यों जाती है? और तू आधी रात को नदी पर क्या गुल खिलाने गई थी? हाँ? सरिता को इस तरह गुस्सा करते देख रोशन उसे रूपा के बारे में सब कुछ सच बता देता है और फिर सरिता हैरानी से कहती है, क्या कहा? मेरी बहू जलपरी है और पानी के बिना नहीं रह सकती? हाँ माँ जी। तो फिर तुझे अपने घर पर ही पानी मिलेगा, नदी पर भूल कर भी कभी मत जाना। ये सच सामने आते ही सरिता रूपा के लिए शीशे का बना एक हेलमेट घर लेकर आती है और फिर रूपा को अपने पास बुलाकर कहती है, बहू, ये लो, ये हेलमेट सिर पर पहन लो और रोशन तुम ऊपर से इसमें पानी डालो। रूपा सिर पर हेलमेट पहन लेती है और रोशन ऊपर से उसमें पानी भर देता है। इस तरह रूपा को सांस लेने के लिए घर में ही पानी मिल जाता है और उस दिन के बाद वो कभी नदी पर नहीं जाती।